हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं रासायनिक बलगतिकी के थ्योरी वाले चैप्टर को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, तीव्र अवक्रियाएँ क्या होती हैं? वह अवक्रिया जिनकी चाल बहुत तेज होती है या बहुत तीव्र होती है उन्हें तीव्र अवक्रिया कहते हैं। जैसे आयनिक अवक्रियाएँ, उदासीनीकरण और अवक्षेपण, इस सब में बेटा चाल बहुत तेज़ी से होती है। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं मंद अवक्रिया क्या होती है बच्चों? वह अवक्रिया जिनकी चाल बहुत धीमी होती है तो उन्हें मंद अवक्रिया कहते हैं। यह अवक्रिया कई दिन, कई महीनों तथा कई वर्षों में भी पूर्ण होती है। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन का अपघटन होना। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत अधिक समय में विघटित होता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे अमोनिया नाइट्राइड विलयन का अपघटन होना। अमोनियम नाइट्राइड जो है नाइट्रोजन और जल में बहुत स्लो अपघटन होते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हेडिंग देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आकी है क्या बच्चों? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर क्या होता बच्चों? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। जैसे अभिकारक और उत्पाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकारक का जो वेग होगा, जो इसकी दर लिखेंगे तो dA/dt, माइनस का मतलब ये चीज़ घटता है और ये चीज़ बढ़ता है। उत्पाद हमेशा बढ़ता है, अभिकारक हमेशा घटता है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा dP/dt। जैसे हम आपको एक अभिक्रिया दिखा रहे हैं, जैसे ये आपकी स्क्रीन पर एक अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसकी दर कैसे आप निकालेंगे? तो अगर हम इसमें दर निकालें, अभिक्रिया की दर, तो दर होता R, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? -1/N1, ये बटे में आ जाएगा। dA को सांद्रता फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो उसकी सांद्रता हो जाएगी, बटे dt बराबर -1/N2 d/dt, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे बराबर में इधर लिखेंगे 1/M1। अभी बेटा उत्पाद को प्लस में लिखते हैं, अभिकारक हमेशा कम होता है, उत्पाद हमेशा बढ़ता रहता है। अब इसे लिख देंगे dCd/dt बराबर 1/M2 और d ब्रैकेट में d/dt। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसके दर को। चलिए बच्चों, आगे कुछ हम और देखते हैं। देखिए बच्चों, अभिकारक के लुप्त होने और उत्पाद की बनने की दर कैसे हम ज्ञात करेंगे? उसके लिए माना आपको एक रिएक्शन दी गई है, N2 + 3H2 और गिव्स 2NH3। अब इसमें बेटा अभिकारक है, ये उत्पाद होता है। आपको पता है ये चीज़ क्या कहलाता है? अभिकारक। ये क्या कहलाता है? उत्पाद। अभिकारक में क्या क्या है बच्चों? अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक में हैं। तो हम लिखेंगे N2 के लुप्त, देखो घट रहा, घटने से लुप्त होगा, ठीक है, और बनने में बढ़ता रहेगा, ठीक है। लुप्त होने की दर, दर होता R, कैसे लिखेंगे बच्चों? माइनस लगा के d ब्रैकेट में N2 लिख देंगे और बटे dt। अब सेम ऐसा ही लिख देंगे हम H2 के लुप्त होने की दर, तो R बराबर -1/3 बटे में आ जाएगा, जो सामने होता है वो बटे में आ जाएगा, और dH2/dt ऐसे हो जाएगा। अब लिखेंगे NH3 बनने की दर, क्योंकि ये बन रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? सामने है तो 1/2 हो जाएगा, और अमोनिया को लिखेंगे d/dt, और अमोनिया को ब्रैकेट में ऐसे हम लिख देंगे। अब सब में संबंध चाहिए। देखिए सभी समीकरण का लेफ्ट हैंड कैसा है? सेम है। तो जब लेफ्ट हैंड सेम है तब सबको बराबर लिख सकते हैं। R बराबर, देखिए सबको, देखो लेफ्ट हैंड सबका समान है तो ये आपस में सबको हम बराबर लिख देंगे। तो क्या आएगा? N2/dt बराबर -1/3, अब इसको बराबर कर लेंगे, dH2/dt बराबर 1/2 d अमोनिया/dt। तो बेटा ये संबंध आ गया क्या? अभिकारक बनने, और ये क्या है? अभिकारक के लुप्त होने
तथा उत्पाद बनने की दर में संबंध, आप यहाँ लिख सकते हैं में संबंध, नोट कर लो बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं बच्चों। यह कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सांद्रता का प्रभाव। निश्चित ताप पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जब कभी भी आप सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसकी दर भी बढ़ जाएगी। ताप का प्रभाव, अभिकारक के निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर घटती है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रियण ऊर्जा की अंश का मान बढ़ता है। ठीक बच्चों, क्या ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, याद रखना बेटा, बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रियण अणुओं की संख्या बढ़ जाता है। चलिए बच्चों, तीसरा डालते हैं, देखते हैं क्या है। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देता है। वीडियो को रोककर पहले कॉपी और पेन लेके परिभाषा को धीरे धीरे नोट करते चले ताकि समझ में आए। ठीक बच्चों, अभी हम आगे कुछ प्रूविंग देखेंगे। यदि आप और भी चैप्टर के पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 5वीं हेडिंग आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, अभिक्रिया की दर या दर समीकरण क्या है। वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारक की बीच सांद्रताओं के बीच संबंध बताता है। ठीक बच्चों, वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के बीच संबंध व्यक्त करता है उसे दर अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। जैसे मेरे पास एक समीकरण है, ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, उत्पाद बन गया, ये मोल्स मान लिया इनका, तो अभिक्रिया की जो दर है आर बराबर के, जो सामने होता है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ बेटा, ये अभिक्रिया की सांद्रता और वेग स्थिरांक के बीच क्या संबंध बता रहा है ना, अभिक्रिया का दर और सांद्रताओं के बीच एक संबंध व्यक्त कर रहा, तो इसको हम दर समीकरण कहेंगे। चलिए बच्चों, आगे कुछ हम और देखते हैं। आगे बच्चों क्या है, आगे है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों। अभिक्रिया का हम वेग स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। माना एक अभिक्रिया ए है जिससे वो उत्पाद बनाती है। प्रारंभ में जब समय 0 होता है तो इसकी सांद्रता ए होती है और ये 0 बनता है। ठीक बच्चों, और जब समय 0 से बढ़ जाता है, मतलब जब समय 0 से बढ़ा होता है, 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी होता है, तब मान लिया एक्स बन गया, और जब एक्स बनता है तो जितना इधर बनता है उतना कम हो जाता है। अब लिखेंगे अभिक्रिया की दर से, क्या लिखेंगे बच्चों, अभिक्रिया की दर। दर कैसे लिखते हैं बच्चों, आर बराबर के और ए माइनस एक्स, ये लिखेंगे। अभिक्रिया की दर ऐसे होती है बच्चों ना, आर लिखो या डी एक्स अपॉन डी टी लिखो, बात एक ही है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक बच्चों, क्योंकि बेटा जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रारंभिक टी समय में प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट में क्या आता है ये समझिएगा। मान ले यदि हमने मान लिया बच्चों, जो ये प्रारंभिक सांद्रता है क्या, ए माइनस एक्स मान लिया 1 मोल हो जाए, कितना हो जाए बेटा, 1 मोल। यदि प्रारंभिक सांद्रता 1 हो जाए तब बेटा मान रखो आर बराबर के, ये 1 हो जाएगा, तो आर बराबर किसके हो गया, के बराबर हो गया। आर क्या बच्चों, अभिक्रिया की दर, और के क्या है, वेग स्थिरांक। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। बच्चों क्या है, आइए देखते हैं। जब टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाए, भैया टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए, एकांक हो जाए, अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाए, तब अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक बच्चों, ये है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं अब हम। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बच्चों, आइए अभिक्रिया की कोटि के बारे में जानते हैं। अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक पदों की सांद्रता के घातों का योगफल, जो इनका योगफल होता है, उन्हीं को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और पहले अभिकारक की जो घात होती है उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे ये आपके पास एक अभिक्रिया है, इसको दर समीकरण में ऐसे लिख सकते हैं। अब ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि एम होगा, क्योंकि ए की पावर एम है, तो ए की सापेक्ष अभिक्रिया कोटि एम होगा, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि बी होगा, और अभिक्रिया की कोटि दोनों का समयोग होगा। जो इसमें बता रहा है ना कि घातों का जो योग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बच्चों नोट कर लो। बच्चों उसके बाद नई हेडिंग है, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है।
वह अपक्रिया जिनकी कोटि प्रथम या कोटि एक होती है तथा आणविकता एक से अधिक होती है उन्हें आभासी प्रथम कोटि या आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुक्रोज का जल अपघटन। जैसे मान लीजिए सुक्रोज है, इनका जल से क्रिया कराई गई तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना। इनके फार्मूले तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले में अंतर होता है। ठीक बच्चों, इसमें CHO होता है, इसमें CO ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए जल लिक्विड है, तो यहाँ पर जल का क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे, इसके कोटि में नहीं लोग, इसका कोटि क्या है केवल एक मानेंगे। लेकिन आणविकता में इसके अणु भी लेंगे, इसके अणु, एक अणु इसके एक अणु और इसके, तो द्विक हो गए। लेकिन कोटि प्रथम है क्योंकि प्रथम में जल का हम लोग नहीं लेते हैं, केवल हम सुक्रोज का एक मोल लेंगे तो इसकी मान लीजिए कोटि एक है। ठीक है, इसके दर समीकरण में अगर हम दिखाएं तो इसे पता कर चल सकता है। ठीक बच्चों, इसे आप याद कर लें। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, ये एग्जाम्पल है सुक्रोज का जल अपघटन। बच्चों, प्रारंभिक अपक्रियाएँ क्या होती हैं, वह अपक्रिया जो पदों में पूर्ण होती हैं, वह अपक्रिया जो एक पदों में पूर्ण होती हैं उन्हें प्रारंभिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे NO+O3 और NO2+O2, ये एक ही पद में कंप्लीट हो गई। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेता है एक ही चरण में। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे हेडिंग देखते हैं। जटिल अपक्रियाएँ क्या होती हैं, वह अपक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उन्हें जटिल अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे बेटा पहले चरण में तो ये कंप्लीट नहीं होगी। पहले में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, फिर से पुनः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाता है। ठीक बच्चों, ये द्वितीय पद में कंप्लीट होता है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। किसी अभिक्रिया में प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इट्रिब्यूनेशन को आप नोट कर लें और याद कर लें। उदाहरण में जैसे आइए देखिए, एक अभिक्रिया है तो इसके एक मोल है तो इसे एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। इसमें एक मोल इसके, एक मोल इसके, तो दो मोल तो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एक मोल इसका तो भी द्विअणुक कहलाएगी। इसका एक मोल इसका एक मोल, टोटल 3 हो गए तो त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। इसका 2 मोल इसका 1 मोल तो भी ये त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक की परिभाषा लिखते हैं। ये होता क्या है आइए समझते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो अलग अलग तापों के वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। इसकी परिभाषा आप नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है बच्चों, के जो होता है ऊपर 10, देखिए ना 10 डिग्री का अंतर, तो मान लिए पहले जो वेग स्थिरांक है वो 10 डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले का 10 डिग्री कम है, तो ये ऐसे आप समझ लीजिएगा। अब इसका प्रॉक्सी जब आंसर देते हैं तो 2 या 3 आता है। तो नोट में यह बताया गया है, यह देखने में पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान 2 या 3 गुना हो जाता है। ठीक बच्चों, इसे आप नोट कर लें वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या होते हैं, आइए बताते हैं। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला, अभिक्रिया की कोटि प्रथम प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जबकि अभिक्रिया की आणविकता समीकरण द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक के सन्नता के घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जबकि प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है बच्चों। चलिए तीसरा वाला हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अभिक्रिया की जो कोटि वो शून्य या पूर्ण या अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। आइए चौथा नंबर हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें, अभिक्रिया की जो कोटि है शून्य हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक बच्चों, उसके बाद है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समान व भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक बच्चों, नोट कर लो वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। अभिक्रिया दर का संघट्ट टक्कर सिद्धांत क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दो अणुओं के बीच अभिक्रिया होने के लिए उनके बीच टक्कर होना जरूरी है। जब तक टक्कर नहीं होगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। उसके बाद कह रहा सभी अणुओं के बीच सभी टक्करों से अभिक्रिया नहीं होती है। जिन टक्करों से अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, अणुओं के बीच प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं के पास एक औसतन ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना अनिवार्य है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या के प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करती है। जो निम्न है, अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर होती है। बच्चों ये है कुछ सिद्धांत जिससे आप नोट कर लीजिए, ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, नोट कर लो बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछ रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, लक्षण, अदायुकार समीकरण आदि आदि सब हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया की आइए परिभाषा पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिनकी दर अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है उन्हें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों अगर यहाँ प्रथम कर दें, क्या कर दें, प्रथम, तो वह प्रथम कोटि की परिभाषा हो जाएगी। अगर हम यहाँ द्वितीय कर दें तो द्वितीय कोटि की परिभाषा हो जाएगी। समझ गए बच्चों, आप केवल यहाँ चेंज कर देना, यहाँ प्रथम कर दोगे, यहाँ प्रथम कर दोगे तो यह प्रथम कोटि की परिभाषा हो जाएगी। फिलहाल अभी हम शून्य कोटि में देखते हैं। चलिए बच्चों, माना एक अभिक्रिया, आइए इसके समीकरण के लिए ज्ञात करते हैं। इसका समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण किसका, शून्य कोटि का समीकरण के लिए एक अभिक्रिया लिखते हैं हम। माना एक अभिक्रिया है, ठीक है, वैसे ही लिखेंगे प्रारंभ में, क्या लिखेंगे बच्चों, माना प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी है, प्रारंभ में जब समय क्या होता है 0, तो इसकी सांद्रता ये मान लिया था, इसको हमने 0 मान लिया था। अब लिखेंगे टी समय बाद, कुछ समय हो जाए, टी समय बाद, मान लिया इसकी सांद्रता x हो गई, इससे एक कम होगा। जब बच्चों जितना यहाँ बनता उतना यहाँ कम हो जाता है, याद रखना, ठीक है। अब लिखेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों, dx बटे dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 0। क्योंकि बच्चों ये शून्य कोटि की अभिक्रिया ना, तो परिभाषा में कह रहा ना शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसलिए हमने पावर को 0 कर दिया है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, dx बराबर dt प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे के आएगा, और किसी भी संख्या का पावर 0 का मान होता है 1, क्या होता है बच्चों 1। अब इसको उधर फिर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा dx बराबर के dt। अब हम यहाँ पर देखते हैं, दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर जब लेंगे तो बच्चों dx के बाहर आ जाएगा, dt होगा। अब आपको पता है जब समय 0 था, जब समय 0 था तो सांद्रता भी 0 थी x का, और जब समय t हो गया तो x की सांद्रता भी क्या हो गई, x हो गई। तो यहाँ पर जब d हटेगा तो समाकलन भी हटेगा। ऐसे समझो बेटा, जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। तो जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, मैथ के नहीं हैं, तो उनको इंटीग्रेशन तो पता नहीं होगी उतनी, तो वो क्या करेंगे, डी और समाकलन को हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब इसके ऊपर 0 से x लगा देंगे। उसके बाद के को ऐसे लिखेंगे, डी हटाइए, समाकलन का साइन हटाइए, जो बचेगा उसको अब लिखिए, इसके ऊपर लिमिट लगा दीजिए। अब एक बार लिमिट अप्लाई करिए, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ x रख दो, फिर माइनस लगा के जहाँ x वहाँ 0 लिख दो। ऐसे ऊपर भी करिए, के को अपनी जगह पर रहने दो, जहाँ t है वहाँ t रख दो, फिर माइनस लगा के जहाँ t वहाँ 0 रख दो। एक बार ऊपर वाली लिमिट रख दो इसकी जगह पर, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रख दो। तो आया क्या बेटा, x बराबर के टी। तो यह क्या आ गया बेटा, यह शून्य कोटि का समीकरण है। यह शून्य कोटि का क्या है, समीकरण है। ठीक बच्चों, समीकरण है। अब आप क्या करेंगे बच्चों आगे, अब इसी का हम अर्ध आयु काल देखेंगे। क्या बच्चों, आइए अर्ध आयु काल की परिभाषा पढ़ते हैं। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है या आधी हो जाती है, तो उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल टी हाफ, मतलब अर्ध आयु काल को बच्चों टी हाफ से लिखते हैं, ठीक है, कहते हैं। आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। जैसे बच्चों जो x है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। बेटा ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ये जो बन रहा है, जो ये है इसकी आधी हो जाएगी। तब जो समय लगता है उस समय को हम t/2 कहेंगे, ठीक है। ये आइए इस फॉर्मूले में रखते हैं। ये समीकरण जो था इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण को कुछ मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है।
आइए वहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 से, तो जब यहाँ पर हम मान रखेंगे x की जगह पर क्या रखेंगे a/2 बराबर, और k रहेगा, और t जो है t की जगह रखेंगे t हाफ। तो यहाँ से हम t हाफ की वैल्यू अगर निकालें तो k बटे में चला जाएगा 1/2k। तो बच्चों यह आ गया समीकरण, ठीक है, यह क्या आ गया समीकरण, ठीक है। इसको शून्य कोटि के लक्षण क्या होते हैं, इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहले नंबर पे परिभाषा लिखेंगे, क्या है परिभाषा, आइए लिखते हैं। क्या बच्चों, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के संरचनाओं के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहला लक्षण है। शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। बच्चों यहाँ पर आप शून्य कोटि भी लिख सकते हैं वह की जगह पर, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे में शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सा समीकरण बच्चों, आइए लिखते हैं, x बराबर KT, ये हमने प्रूव करा दिया है, ठीक है। आइए अब हम तीसरे पॉइंट में लिखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम ये लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए बच्चों इसमें a नहीं है ना, तो लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया ए क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। बच्चों हम लोग ए को प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, पर निर्भर नहीं करती हैं, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब चौथा पॉइंट जो हमारा है वो हम ये लिखेंगे, शून्य कोटि की जगह शून्य कोटि की अदायुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया की अद आयु t हाफ निम्न समीकरण का पालन करती है, निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सा समीकरण है बच्चों, अभी हमने आपको प्रूव करा दिया, t हाफ बराबर a/2k, ठीक बच्चों, यह समीकरण। और इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे पांचवा पॉइंट क्या बच्चों, आइए देखते हैं। शून्य कोटि की अद आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है बच्चों, हाँ ए है, देखिए इसमें, तो लिखेंगे आयु प्रारंभिक सांद्रता ए पर निर्भर करता है, निर्भर करती है, ऐसे लिख दो, निर्भर करती है। कितने लक्षण हो गए बच्चों, 6। अब एक आखिरी आइए लक्षण हम आपको बता देते हैं, वो कैसे लिखेंगे। 6 नंबर, x और t के बीच ग्राफ खींचने पर x और t के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो बच्चों ये लक्षण हैं आपके, जो सबसे आसान तरीके से लिखवाए हैं, इतना आप लिख लीजिएगा, तो आपको शून्य कोटि अभिक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ऐसे ही प्रथम कोटि के बारे में आइए सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, समीकरण, लक्षण और अदायुकाल आदि सब हमें बताने हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम परिभाषा आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। बच्चों आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते थे तो अभी हमने कहा था इसमें जो है शून्य कोटि की जो परिभाषा थी वहाँ ऐसे कर देना, वह अभिक्रिया जिनकी दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम, यहाँ पर प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, उन्हें हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों यहाँ प्रथम कर देना तो वो प्रथम कोटि की परिभाषा हो जाएगी। तो अब परिभाषा हम नहीं लिखने जा रहे, हम सीधे समीकरण से हल करने चल रहे हैं, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों परिभाषा आप लिख देना शून्य कोटि जैसी, ठीक है।
आइए प्रथम कोटि का हम समीकरण लिखते हैं। प्रथम कोटि की समीकरण। तो बच्चों आइए इसका समीकरण के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले एक समीकरण बनाएंगे। कैसे? तो माना एक अभिक्रिया ए, यहाँ बन गया उत्पाद। ठीक बच्चों, अब वही लिखेंगे प्रारंभ में जब समय 0 होता है तो मान लिया इसकी सान्द्रता ए थी, ये x था। अब लिखेंगे t समय बाद, ये बच्चों ये 0 बनता है ना, प्रारंभ में ये 0 होगा याद रखना। और t समय बाद यहाँ x बनता है, जितना यहाँ बनता उतना यहाँ से कम हो जाता है। अब उसके बाद लिखेंगे अभिक्रिया की दर। क्या लिखेंगे बच्चों? अभिक्रिया की दर क्या होती है? आइए हम आपको बता दें, dx/dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1। तो बच्चों अभी परिभाषा में आपने लिखा था जहाँ शून्य था वहाँ प्रथम कर देंगे तो ये प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो k को लगाएंगे। ठीक बच्चों, डी वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ करेंगे तो डी टी को उधर ले जाएंगे। अब एक्स को इधर लाएंगे तो डी एक्स बराबर के ए माइनस एक्स डी टी। बच्चों इस पूरे को नीचे लगा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं नीचे, तो क्या आ जाएगा 1/a माइनस एक्स डी एक्स के डी टी। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर, क्या दोनों ओर और समाकलन लेने पर बच्चों, समाकलन लेने पर, लॉग लेने से नहीं हल होगा, समाकलन लेने से हल होगा। ठीक बच्चों, आइए लेते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स डी एक्स, ये बेटा के को बाहर ले लेंगे, डी टी। अब बताइए प्रारंभ में समय 0 था तो समय 0 था, बाद में डी जो डी के साथ वही लगा दिया करो। ठीक बच्चों, और बेटा प्रारंभ में सान्द्रता भी 0 थी, जो डी के साथ वही ऊपर लगा दिया करो। उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, फार्मूला ये है, अगर 1/x होगा उसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है? ये एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। क्या होता है? 1/x का log x। अगर माइनस एक्स है तो log माइनस में होगा, तो माइनस के गुणांक से भाग दे देते, ये समझो। अब इस पूरे को हम x मान ले रहे हैं, पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं? x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? log x, और लिमिट ले लेंगे 0 से x, और x के गुणांक से भाग देंगे। बेटा ये x माइनस में ना, तो यहाँ माइनस लगा देना, बराबर के। अब हमने बताया था जब d हटेगा तो समाकलन हटेगा तो t बचेगा, 0 से t लगा देना। लिमिट कैसे अप्लाई होगा अब आपको पता है, माइनस को रोक लेना, एक बार x यहाँ पर x रखो, फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दो? 0। केवल x की जगह पर रखेंगे a माइनस 0। ठीक है, बराबर ओके। ऐसे यहाँ भी रखो बेटा t माइनस 0। अब बच्चों माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस log a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस log a बराबर के टी आएगा। तो पहले प्लस वाला लिख दो, फिर माइनस वाला लिख दो, log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी। तो बच्चों इसमें फार्मूला लग जाएगा कौन सा? log m बटे n। यहाँ ये हम आपको फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है log m बटे n, को लिख सकते हैं log m माइनस log n। ये फार्मूला हम इसमें लगाने चल रहे हैं। ठीक बच्चों, लगाइए तो जाएगा log a बटे a माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है, तो बच्चों के टी को हम पहले लिख दे। बेटा इस बेस में ई होता है, जब कुछ नहीं होता तो लॉग के बेस में यहाँ ई है बेटा। ठीक है, तो आपको बता दें हम log ई को log 10 में बदलने के लिए के लिए 2.303 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। आइए बच्चों यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इसमें आप गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा। ठीक बच्चों, आइए ये इसमें कुछ नहीं तो ई मानेंगे। क्या मानेंगे? ई इसके बेस में। तो
तो इसको 10 में बदलना है तो 2.303 से गुणा कर दो और लॉग बेस में 10 हो जाएगा। a/a-x बराबर kt। तो इसको अच्छा लिखने के लिए ऐसे लिख दें, k बराबर 2.303 बटे टी को नीचे लगा देना है और लॉग बेस में 10 a/a-x। तो यह बेटा शून्य कोटि का प्रथम कोटि का समीकरण है। यह प्रथम कोटि का क्या है, समीकरण है। ठीक बच्चों, और हम आपको बता दें अब इसके लक्षण कैसे लिखोगे आप लोग। पहले इसके अदायु काल लिखेंगे, ठीक है। आइए यहीं पर देखते हैं अध आयु। तो अध आयु की परिभाषा वही है जो हमने यहाँ पर बताई थी। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो परिभाषा वही लिखेंगे जो शून्य कोटि में लिखी थी, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए। तो बच्चों क्या लिखेंगे, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती तो उसे अभिक्रिया की अदायु काल कहते हैं। तो सभी में परिभाषा सेम रहेगी। ठीक बच्चों, आइए परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए। जहाँ जहाँ x है क्या बच्चों, वहाँ a/2 रख देंगे और जहाँ जहाँ t है वहाँ t हाफ रखेंगे। इसको आप मान लें, ठीक है। समीकरण 1 तो लिखो बेटा, समीकरण 1 से आइए रखते हैं कि 2.303 टी की जगह रख देंगे t हाफ लॉग a बटे a-x की जगह रखना a/2। देखिए बेटा, x की जगह a/2 रखना है। अब इनको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, 2.303 t हाफ लॉग, बच्चों जब एलसीएम लेंगे a होगा, ये वाला बटे वाला तो ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए कैसे हम आपको आइए यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहे थोड़ा इजी में, कि जब इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बता देना a-a/2 है। जब यहाँ हम एलसीएम लेंगे इनका तो 2 नीचे आएगा तो 2a - a बटे a। तो बच्चों इसके बटे में 1 मानेंगे क्योंकि है नहीं, तो इसका बीच में गुणा करेंगे, इसका सबसे ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 2a बटे 2 में से a जाएगा तो a से कट जाएगा, बचेगा कितना है, तो बचेगा 2a/a। तो a से कट के बचेगा log 2। अब इसको हम इधर भेज दे रहे हैं कि t हाफ बराबर 2.303 और log 2 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, log 2। तो ये रफ काम है बच्चों, ये रफ काम है, ठीक है। आइए log 2 का मान बताते हैं। तो बच्चों के t हाफ बराबर 2.303 log 2 का मान होता 0.3010। कितना होता बच्चों, 3010 होता है। बेस में 10 है ना, ये देखिए। तो बेस में 10 मानेंगे, लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि ऊपर बेस 10 में है। तो याद रखिएगा, बेस में कुछ नहीं तो 10 लिख देंगे आप। तो बच्चों जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो याद रखना जब इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0.693। तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.693। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे के नीचे चला जाएगा। तो यह बेटा आ गया आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। क्या आ गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। चलिए बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण लिखने के लिए मैंने शून्य कोटि को चेंज करके प्रथम कर दिया है। जैसे पहले यहाँ शून्य था, यहाँ प्रथम कोटि के लक्षण, इसके निम्नलिखित लक्षण है वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती हो गया बच्चों, क्योंकि शून्य घात का था शून्य कोटि में, तो यहाँ प्रथम हो गया। उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया थी तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, तो यहाँ शून्य कोटि का फार्मूला हटा के प्रथम कोटि का फार्मूला हमने रख दिया। तो ये उसके लक्षण हो गए। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में देखिए बच्चों ए है और शून्य कोटि में नहीं था, इसलिए नहीं हमने हटा दिया ना। यहाँ पर यह लक्षण हो गया तीसरा। चौथा क्या है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु निम्न समीकरण का पालन करती है। यह प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें ए नहीं है। उसके बाद a-x और t के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये लक्षण होंगे किसके, प्रथम कोटि के। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, अर्ध आयु काल और समीकरण को हम देखेंगे। जैसे प्रथम कोटि में देखा था, परिभाषा सेम वैसे ही होगा। जहाँ प्रथम था वहाँ द्वितीय कर देना।
तो हम यहाँ पर समीकरण और अदायुकाल के प्रूविंग को देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए द्वितीय कोटि का समीकरण कैसे लिखेंगे बच्चों। माना एक अभिक्रिया है, ये उत्पाद बनाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रारंभ में समय 0 था तो इसकी सांद्रता ए मान लिया, ये 0 मान लिया। टी समय बाद मान लिया यहाँ x बना, उतना यहाँ से कम हो गया। अब लिखेंगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कैसे होगा बच्चों, dx बटे dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 2, तो ये घात 2 हो जाएगी। ठीक बच्चों, उसके बाद dx बटे dt बराबर के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, हम x वाले एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसको नीचे लगा देंगे। तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx बराबर वो उधर जाकर dt हो जाएगा के dt। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वही जो हर बार लिखते हैं, क्या, दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन के को बाहर लिख दिया हमने dt। तो आपको पता है बच्चों लिमिट क्या लेंगे, सब में वही लेते हैं। 0 d के साथ t है, d के साथ x है, तो ऊपर x नीचे 0। बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x। क्या होता है बच्चों, तो वैसे 1/x का काम पूरा ये कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x, और x के गुणांक से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। भैया x तो यहाँ प्लस में है ना, यहाँ प्लस में था तो माइनस आता है, यहाँ माइनस में तो क्या प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट क्या लेंगे, 0 से x बराबर के। अब d हटेगा, समाकलन हटेगा तो बचेगा, भाई d हटेगा तो समाकलन भी हट जाएगा, t बचेगा। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t। तो एक बार x की जगह पर x रखो तो आ जाएगा ये, फिर माइनस x की जगह पर 0 रखो तो 1/a माइनस 0 आएगा, बराबर के यहाँ भी रखो t माइनस 0, लिमिट अप्लाई कर लिया। जब यहाँ एलसीएम लेंगे हम ना, तो इसको बचा क्या, पहले वो लिख दो, ये बचा ना। बच्चों अगर हम यहाँ एलसीएम ले तो क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा और a आएगा, इसका इसमें भाग देंगे, a बचेगा, a का इधर गुणा करेंगे। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो a माइनस एक्स बराबर के टी। तो बच्चों एक अंदर गुणा करेंगे तो आएगा a माइनस ए प्लस एक्स बराबर a माइनस एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, बराबर में के टी। तो a से a कटा तो के टी बराबर आ जाएगा 1x/a माइनस एक्स। तो बच्चों यह समीकरण है, या द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, क्या लिखोगे, यह द्वितीय कोटि का समीकरण है। ठीक बच्चों, आइए इसका अदायुकाल अब हम देखते हैं। परिभाषा वही रहेगी, अर्ध आयु, ठीक है, काल की। अर्ध आयु लिखो या अर्ध आयु काल लिखो, बात तो एक ही है, समय होता है इसका मतलब काल माने। तो इसकी परिभाषा वैसा ही रहेगा, बस जहाँ जहाँ बेटा x वहाँ a/2 कर देना, और जहाँ जहाँ t है वहाँ t हाफ कर देना, इसका प्रूविंग आ जाएगी। तो बच्चों इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम, समीकरण 1 से तो मान रखेंगे के टी हाफ, a की जगह a/2 रख दे रहे। ठीक बच्चों, a माइनस एक्स, तो बच्चों नीचे 1 मान ले रहे हैं, इस a से ये कटा है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो के टी हाफ बराबर हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2a माइनस एक्स। ठीक है, यही तो होगा। ओ नो, x की जगह भी तो a/2 रखना था, यहाँ भी a/2 होगा बच्चों, मामला गड़बड़ा गया। चलो बच्चों, ये जब a/2 रखेंगे, a से a कट जाएगा, जब इधर एलसीएम लेंगे
तो इधर 2 हो जाएगा, ये वाला 2 ये जो 2 है इधर 2 हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बटे में 2 होगा, एक बटे में 2 होगा। ठीक है, तो जो ये वाला 2 है ये वाला नीचे आ गया, ठीक है, और ये बटे वाले 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम नाम मान निकालेंगे, देखिए ये बटे वाला आ गया ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 से 2 तब भी कट जाएगा, बात एक ही है। तो के टी हाफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों ए बचेगा, क्या बचेगा, ए। तो 2a1 से a जाएगा, तो 1/a बचेगा, केवल क्या बचेगा, ए। तो यहाँ टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो 1/a आएगा। तो बच्चों यह है समीकरण, क्या है, यह समीकरण है, और इसे आप ए लिखिएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लक्षण भी एकदम ऊपर वाले जैसे हैं, तो सेम वैसे ही लक्षण हैं, बस चेंज कर लेना। समीकरण की जगह इसका समीकरण लिख देना, आधा आयु काल इसमें रख देना। अगर इसमें ए है तो इसमें भी प्रारंभिक सांता पद निर्भर करेगा, इसमें भी ए है तो ये भी प्रारंभिक सांता पद निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।